शांतिपूर्वक आंदोलन हुए, हमारे कई इलाकों में खुली तलवार लेके लहरा के हमारे भाइयों को मारा गया, तब नहीं रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, एससी समुदाय के संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों के अस्तित्व को लेके, आदिवासी के इतिहास को लेके अगर कोई बात रखी जाती है तब उनको लगता है असामाजिक बात हो रही है। आज बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में, इस देश की व्यवस्था कैसे चले उसके लिए काफी संघर्ष किया, और हमारे इस भारत देश के अंदर एससी समाज, एसटी समाज और अन्य जो दलित पिछड़ा समाज, उस समाज को स्वतंत्रता से, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। इनके आज जन्म जयंती पर आप सब यहाँ आमंत्रित हुए, एकत्रित हुए, और ये जो कार्यक्रम हुआ बड़े संघर्ष के बाद हुआ, ऐसा लगा मुझे। कल परसों से फोन आ रहे थे। इस कार्यक्रम में हमारे कई माताएं आई है, कई बहनें आई हुई है, कई युवा साथी आए हैं, कई बुजुर्ग आए हैं, और कई ऐसे साथी होंगे, कई माताएं ऐसी होंगी जो आज यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन कई इनके राजनीतिक दबाव, पुलिस प्रशासन, उनके माहौल खराब करने की वजह से वो आज यहां पर नहीं आ पाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जिसको जितना दबाते हैं वो इतना मजबूत होता है। कोई विचारधारा हो या कोई ऐसी चीज हो जिसको जितना दबाया जाता है इतना मजबूत होता है, और एक दिन आएगा वो भूकंप की तरफ फटेगा और उनको एहसास होगा कि वो नहीं, हम गलत थे जो आज दबा रहे हैं आप लोगों को। हमारे पूर्व वक्ता और हमारी जितनी जो आयोजन टीम है वो पुलिस प्रशासन पे काफी भड़की हुई है, और स्वाभाविक भी है। आम पब्लिक को भी खाकी वर्दी दिखते ही दिक्कत हो रही है आज, पर बेचारे वो भी क्या करें। मैंने क्या बोला, बेचारे वो भी क्या करें। मैं कई बार इस बात को, ऐसा सिचुएशन बनती है तो मैं इस बात को दोहराता हूं। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, हम बचपन में कई बार वार्ता, अपने कहावत, हमारा तो कहानी कहते हैं कि अपने देश आजाद था क्यों। तो हम उस समय छोटे थे, पता नहीं चलता था कि आजाद कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले क्या होता था। तो हम लोग पूछते थे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, जो दादा दादी थे, उनसे पूछते हम कि हमारा देश आजाद हो गया तो आजादी से पहले कैसा था। तो वो क्या बोलते हैं कि आजादी पहले काला कानून था। क्या बोलते हैं? आजादी से पहले काला कानून था। तो काला कानून में क्या होता था? हर घर में हर जिज्ञासु लड़का वो सवाल करता, और फिर वो बुजुर्ग कहते कि काला कानून में अंग्रेजी शासन ने, मुगल ने, राजा रजवाड़ा, राजा जी कई दी तो ही कानून था जातो, तो उसको काला कानून बोलते थे। मतलब राजा ने बोल दिया कि ये दिन नहीं ये रात है, तो सारी सेना बोलती यस साहब ये दिन नहीं ये रात है। तो आज भी भारत देश के अंदर भी, आजाद देश के अंदर भी, आज इस कार्यक्रम के दौरान भी वही चीज दोहरा रही है। इस लोकतंत्र के अंदर भी कुछ लोग राजा बन के बैठे हुए हैं, और उन्होंने कह दिया संबंधित एसडीएम को, संबंधित डिप्टी को, संबंधित सीआई को कि यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो हुकुम ने थावा दी इनके जुएगा, पहले होके जुएगा, हुकुम नहीं होने देंगे। जो आजादी से पहले दोहरा रहा था वही दौर आज भी जारी है। मतलब राजा ने कह दिया सेनापति को, मतलब संबंधित डिप्टी और संबंधित एसडीएम को कि ये दिन नहीं रात है। तो उन्होंने कहा हुकुम, यस ये दिन नहीं रात है, और पूरी सेना को कह दिया कि ये दिन नहीं रात है। तो सेना फिर कहते हैं हुकुम ये दिन नहीं रात है। तो वो राजा कौन है? इस लोकतंत्र के अंदर ये देश जितना
मेहनत से, खून पसीने से अपनी जान गंवा के अपने पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया। हमारे देश को आजाद कराने में कई लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन आजादी के बाद भी लोकतंत्र के अंदर ऐसे राजा बन के कौन बैठे हुए हैं, उनको आपको पहचानने की जरूरत है। तो तो पुलिस क्या करे? वो काला कानून आज भी है। फिर ट्रांसफर हो जाए, उनका थाना चला जाए, एरिया चला जाए, एसडीएम कार्यालय चला जाए। समझ में आप जी बात? मतलब राजा ही कह दीदू, सेनापति ने ये दिन नहीं रात है, सेनापति ने मजबूर था इनके वो दाड़ो बेटे ना दिन नहीं रात है, और सेनापति सेना ने कह दिए ये दिन नहीं ये रात है, सेना क्या यस सर ये दिन नहीं रात है। ये लोकतंत्र है। हर विचारधारा को अपनी बात करने का, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार कांग्रेस की हो तब बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, तब नहीं रोका जाता है। बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं, तब नहीं रोका जाता है। यहां कई ऐसे धर्मों के कार्यक्रम होते हैं, यहां नहीं रोका जाता है। खुली तलवारें लहराई जाती है, वहां नहीं रोका जाता है। 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो शांतिपूर्वक आंदोलन हुए, हमारे कई इलाकों में खुली तलवार लेके लहरा के हमारे भाइयों को मारा गया, तब नहीं रोका जाता है। लेकिन यहां पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, एससी समुदाय के संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों के अस्तित्व को लेके, आदिवासी के इतिहास को लेके अगर कोई बात रखी जाती है, तब उनको लगता है असामाजिक बात हो रही, तब लगता है उनको असंवैधानिक बात हो रही। ये पहले जो चल रहा था राजा रजवाड़ी शासन व्यवस्था में, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में आज भी जारी है। आपको सोचना है आज क्यों रोका जा रहा है, आज क्यों रोका जा रहा है, रोकने के पीछे कारण क्या है। हमारे इलाके में पहले कई आदिवासी समाज के कई गुरु रहे, उन्होंने जन जागरण किया। हम मानगढ़ का इतिहास देखें, गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी समाज एकत्रित हुआ और एकत्रित होकर शांतिपूर्वक तरीके से समाज में कुरीतियां बिलराज स्थापित करने को लेके जो वेट वगैरह कर लगाया जा रहा था, उसके विरोध में शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ। और आज यहां पर कह रहे बिल प्रदेश के झंडे हटा लेना, तुम्हारा जन्म तुम्हारे बाप दादाओं के यहां ठिकाना नहीं था, तब से बिल प्रदेश की मांग चल रही है। मानगढ़ का इतिहास उठा के देख लो, मानगढ़ में जो कांड हुआ, इसके बाद गोविंद गुरु को गुजरात कोर्ट में ले गए और उस कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी समाज बिलराज कायम करने को लेकर आंदोलन कर रहा था। ये नई डिमांड नहीं है, ये मेरी आपकी डिमांड नहीं, हमारे पूर्वजों की मांग है। लेकिन हो सकता है हमारे खेरवाड़ा या किसी जी को भाई को फिर बुरा लग जाए, क्योंकि हम तो मीणा है। मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूंगा, हम इतिहास के पन्नों पे जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। अंग्रेजी शासन व्यवस्था आई, यहां पर बिलों ने उनकी कई ठिकाना नहीं लगने दिया और उनको लगा कि हमको बिलों की एक सेना बनानी पड़ेगी। और हमारे खेरवाड़ा इलाके में मेवाड़ बिलकोर बटालियन की स्थापना की। क्या बनाया? मेवाड़ बिलकोर बटालियन। क्या बनाया? बिलकोर बटालियन। अगर मीणा थे तो मीणा कोर बटालियन क्यों नहीं बनाई भाई? अगर मीणा थे तो मीणा कोर बटालियन क्यों नहीं बनाई? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उससे पहले हम जाते हैं, मान लेते हैं कि ये एमबीसी वाला गलत हो गया, इधर हुआ डूंगरपुर की तरफ हुआ, वहां बनाई थी इसलिए वहां बिलकोर बटालियन बनाई, यूं कहेंगे फिर कल उठा के पीछे मेरे। तो हल्दीघाटी का आंदोलन हुआ, मतलब युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना में इतिहास के पन्नों में किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि मीणाओं की सेना थी, बिलों की सेना थी? ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? हमारे बाप दादा की कहावतों में, हमारे बाप दादा जो सुनाते थे इतिहास, उसमें कब कहा कि महाराणा प्रताप के साथ मीणा लड़ाई लड़े थे? मेरा ये नहीं कहना है,
मुझे मीणा शब्द से दिक्कत नहीं है, कोई लगाता है मीणा भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ, लेकिन मेरा फर्ज है सच्चाई बताने का, मेरा कर्तव्य है जो हकीकत है उसको बताने का। तो उस समय महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना ने युद्ध लड़ा और हमारे भील समुदाय शहीद हुए। ये इतिहास के पन्ने बताते हैं, हमारे पूर्वजों की जो बातें, हमारे पूर्वजों के गीत हैं उसमें ये बताया जाता है। तो इतिहास के किस पन्ने पे ये मिलता है? दो मैंने बड़े उदाहरण दिए, भील कोर बटालियन बनाई, उधर हल्दीघाटी के समय महाराणा प्रताप के साथ जो सेना लड़ी वो भीलों की सेना लड़ी। ये इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आज ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है आने वाले समय में, न घर के न घाट के ऐसे रहने वाले हम लोग। राजस्थान के अंदर आदिवासी समुदाय के अंदर कितने छोटे समूह हैं, उसकी भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस गजट नोटिफिकेशन में टोटल 12 से 16 के आसपास समूह बताएं। इसमें भील है, सहरिया है, गरासिया है, डुंगरिया भील है और भील मीणा है। मीणा नहीं है। और आज करौली सवाई माधोपुर वाले भाई तो जागरूक हैं, उन्होंने मीणा से मीना करा दिया। और आपका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं, पुलिस प्रशासन के भी लोग बैठे हुए हैं। हमारे बांसवाड़ा में 1995 के आसपास एसपी रहे थे हरीश जी मीणा, वो डीजी रहे, आईजी रहे, उस समय रिकॉर्ड में था हरीश जी मीणा। सांसद रहे, रिकॉर्ड में था हरीश जी मीणा। और आज हमारे साथ विधायक हैं विधानसभा में और रिकॉर्ड में क्या कर दिया? हरीश जी मीणा। क्यों किया? इतने बड़े आदमी ने एसपी रहा, डीजी रहा, आईजी रहा, तब तक मीणा रहा और अब मीणा क्यों कर दिया? वो खतरे को बाप गए हैं, लेकिन खेरवाड़ा वाले, केसरिया जी वाले को समझ में नहीं आ रहा। उधर के कई नेताओं के, आप विधानसभा पे आज जाके विधानसभा की वेबसाइट खोल के देखना, जितने एमएलए हैं उधर के सबने मीना कर दिया। आने वाले समय में जिस तरह डिलिस्टिंग यहाँ पर ईसाईकरण, ईसाई जो है उनको बाहर करने के लिए डिलिस्टिंग का भी बीच में प्रावधान लागू किया था। कई साथी होंगे जो हो सकता है अनजाने में गए होंगे, दौड़ना पड़ा नहीं पड़ा उस समय। आज भी तलवार लटक रही है वो आप पे। इसी तरह ये जो मीणा वाला जो मामला है वो लटक रहा है। आप इतिहास खंगालो, इसके पीछे हम गए, वो इतिहास इतना भयंकर है, वो भयंकर इतिहास को मैं कुछ ऐसी चीजें मैं इस मंच से नहीं बताना चाह रहा। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय आज से नहीं हो रहा है, अन्याय बरसों से हो रहा है। आजादी हुई उसके बाद से अन्याय सबसे ज्यादा शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भी किया, मुगलों ने भी किया, राजा रजवाड़ों ने भी किया, लेकिन हमारे साथ 1965 से कई ऐसे रिटायर्ड अधिकारी मुझे दिख रहे हैं, एक दो मैं पहले से मिला हुआ हूं। आप 1960 से पहले की जमाबंदी निकालो, उसमें क्या मिलता है आप देखो, और आपकी जमाबंदी निकालो आप। मैंने तो इतिहास के किस्से सुना दिए और कई ऐसे लोग जो मीणा था अभी मीणा बन गए। तलवार लटकने वाली आने वाले समय में। हमने कई राज्यों में, हमारे गुजरात में, यहां का कटारा भील है, एसटी में है, गुजरात में ये खानवा वाला इलाका है, आज ओबीसी में बैठा हुआ है, बाहर कर दिए। मध्य प्रदेश के अंदर जितने जो मीणा है आज एसटी में नहीं है। हम चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, भाषण दे रहे, आप भी कह रहे हो आदिवासी है हम। कैसे साबित करोगे? हम कमजोर हो जाने वाले आने वाले समय में। हमारी जरूरत क्या रहेगी? हमका पेट भरना है, हमारा कपड़ा, बदन पे कपड़ा ढकना है, इतनी जरूरत रहने दे, इतना मजबूर कर देंगी ये सरकार है आपको। तब लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम, तब हम आदिवासी में रहना है कि क्या करना है, कि मीणा से मीना करना है कि भील करना है, उस लड़ाई लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। हमारी सिर्फ लड़ाई इतनी रह जाएगी कि पेट भरो और बदन पे कपड़ा ढको और मकान बन जाए, इतनी जमीन बचा लो, ये इतनी लड़ाई मात्र लड़ पाओगे आप लोग। आज उदयपुर संभाग में अगर आदिवासी समुदाय में देखे, सबसे ज्यादा ग्रोथ खेरवाड़ा और केसरिया जी के लोगों ने पहले की। अच्छा लगता है हमको, लेकिन आज आपकी जनरेशन कहां जा रही है? उदयपुर संभाग में 4 जिले, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मतलब शेड्यूल एरिया की अगर बात करें, प्रतापगढ़ को सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता था। आज प्रतापगढ़ ग्रोथ कर रहा है। शारीरिक रूप से देखो प्रतापगढ़ के लोग अच्छे मजबूत हैं, एजुकेशन में देखो अच्छे, पिछले 3-4 आरएस भर्तियां निकाल के देखो आप, प्रतापगढ़ अच्छी ग्रोथ कर रहा है।
और हमारा खेरवाड़ा और केसरिया जी धीरे धीरे, क्योंकि आपको तो हाईवे निकल गया, फर्स्ट क्लास गदड़ा जैसी बाइक मिल गई, और क्या चाहिए, सुविधा मिल गई फर्स्ट क्लास आपको, उदयपुर में फतेहगढ़ी और सहेली की बाड़ी वो सब मिल गया, और क्या चाहिए। और कमल कांग्रेस वाले फ्री में आपको कुछ न कुछ दे देते हैं, मस्त रहते हो, बस बढ़िया, और क्या चाहिए। ये अस्तित्व की लड़ाई है, विचारधारा वोटों की लड़ाई नहीं है। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, हमारे सबसे युवा विधायक 25 साल के युवा विधायक, कई बार कई जने मेरी शकल देख के, मेरे शरीर को देख के वो भी सोचते मैं भी एमएलए बन जाऊंगा। मैं कहता हूं मेरी शरीर और मेरी शक्ल पे मत जाओ, मेरे संघर्ष पे जाओ। और हमने ये विचारधारा एमएलए बनने के लिए नहीं खड़ी की थी। ये विचारधारा आदिवासी समुदाय को, एससी समुदाय के हक अधिकार को जागृत करने के लिए खड़ी की थी। लेकिन हमको इसी तरह दबाया गया, राजाओं के द्वारा, लोकतंत्र में बैठे हुए फर्जी राजाओं के द्वारा। हमारे कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, हमको इसी तरह प्रशासन के द्वारा परेशान किया गया। हमको लगा तुम रुक जाओ, हम आ जाते सिस्टम में। अभी तो आपको भी अब समझना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने पार्टी की बात कही थी। मैं उस बात पे आने से पहले मेरी जो बात चल रही थी, ये मीणा वाली, इसके अभी क्या हुआ, एक हमारे बड़े अधिकारी हैं, बड़े समाज की बात करते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाके वनवासी कल्याण परिषद में डालते, वनवासी कल्याण परिषद में डाल के मानसिक गुलाम बनाते। उनके बच्चे का कई सर्विस में हुआ और रावत लगा रखा था, और भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें रावत एसटी में है ही नहीं। बड़े अधिकारी, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, किसी की तौहीन करना नहीं चाहता हूं, आप समझ जाना। फिर दौड़ते हुए चले गए इधर इधर, दिल्ली तक गए कि मैं तो आदिवासी हूं ये कहने के लिए, और गजट नोटिफिकेशन उसमें रावत शब्द नहीं है। और फिर हमारे एक एमएलए साहब हैं सलोमर वाले, उनके अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि सब आदिवासियों को वनवासी बनाने का काम करते हैं मिलके, इसलिए। और उनको कहा विधानसभा में आप आवाज उठाओ और इसके लिए बोलो कि हमारे इधर रावत हो गए हैं गलती से, उनको हमारे आदिवासी मीणा बनाओ यूं, और बोले वो। और फिर हमारे उदयपुर के कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला संबंधित तहसीलदारों को, सराड़ा वाले उनको, और सराड़ा वाले तहसीलदार ने एक फॉर्मेट जारी करवाया कि जो आदिवासी समुदाय के लोग जो रावत बन गए हैं, रावत को एसटी में नहीं माना है, इसलिए आप गलती होगी, इस गलती को सुधारने के लिए आप इस फॉर्मेट के आधार पे मीणा समुदाय लिखा सकते हो। देखा होगा कि फॉर्मेट ये मतलब एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में वापस डाल रहे, धरती पे नहीं ला रहे। और महाराज की गोत्र थी कटारा, गोत्र बता देता हूं मैं, क्या थी, कटारा। हमारे डूंगरपुर का कटारा भील है, हमारे इधर का कटारा रावत है, और हो सकता है खेरवाड़ा के आसपास वाला मीणा है, और गुजरात में चले जाओ तो वो सीधा ओबीसी में है। मजे पड़ गए हमारे समाज के। तो इस समाज को तितर बितर करने का काम किया है पूर्व पार्टियों ने, इस समाज को बिल्कुल खत्म करने का काम कर दिया है। हमारे बिलों की पट्टी देखे, ये देखो, ये जालोर है, ये पूरा कोटा है, बूंदी है, जलावाड़ है, उधर वाले बिलों की बहुत स्थिति खराब है। हमारे कई 80 समुदाय की माताएं बहनें और भाई आए हैं, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, हम लोग 5 साल तक संघर्ष करते हैं, किसके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम हमारे एससी एसटी को खत्म करता है उसके खिलाफ। लेकिन चुनाव आते ही हम वो उनका झंडा पकड़ के घूमते रहते। मैंने राजस्थान के अंदर से एट्रोसिटी मुकदमे का डिटेल निकलवाया कि राजस्थान में किस किस जिले में कितनी एट्रोसिटी हुई, और कितने ऐसे घटनाक्रम एससी समुदाय के भाइयों को बारात में जाने से घोड़ी पे उतार के मारा। आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक भी केस नहीं आया। हाथ करना, एससी समुदाय के कितने भाई आए हुए हैं, 2-4 तो होंगे शायद, सुना है मैंने, आए हैं। मतलब पूरे उदयपुर संभाग में एससी समुदाय का एक भी केस ऐसा नहीं आया जिसको घोड़ी से उतार के मारपीट किया हो। राजसमंद जिला, चित्तौड़ जिला, उस इलाके में हर साल 2 से 3 केस ऐसे बनते हैं कि एससी समुदाय के भाइयों को घोड़ी से उतार के मारा जाता है। अब आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा समुदाय, कौन सी पार्टी आपके हितैषी है। सरकार कोई भी रही हो,
कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, हर सरकार में एससी समुदाय के साथ उस इलाके में गोली से उतार के मारा जाता है। बाबा साहब अंबेडकर कह गए थे कि वो धर्म, क्योंकि धर्म कह रहे धर्म पे बोलना नहीं है, जो धर्म इंसान को उसके जन्म के आधार पे उच्च श्रेष्ठ करता है किसी को, और किसी को नीच श्रेष्ठ करता है, वो धर्म नहीं, वो धंधा है गुलामी बनाने का। जो धर्म इंसान को जन्म के आधार पे श्रेष्ठ किसी को तो, और किसी को जन्म के आधार पे नीच साबित करता है, वो धर्म नहीं कहलाए। हम भी पढ़ते थे स्कूल में, 4 वर्ण व्यवस्था है। एक तो मुख से पैदा हुआ, एक बाजुओं से पैदा हुआ, एक पेट से पैदा हुआ, एक पैरों से पैदा हुआ। फिर हम पूछते थे कि पैरों से पैदा हुए वो कौन है? वो नीचे वाले हैं। वो नीचे वाले कौन? एसटी एससी वाले। ऐसा धर्म। अब ऐसे धर्म के बारे में, ऐसे धर्मों के ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे धर्मों को हम पूछते हैं क्या स्थिति बनी। हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था थी, हमारे जो कुल देवी, हमारे जो देवता थे, उन पे कलम चढ़ाने का काम कर लिया। आपके यहाँ का नजदीक है दुल्हे का मामला। मेरे सिस्टर की शादी कराई मसारों की उबरी, मेरे जिया जी। मैं इस इलाके में नहीं आना चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता था ज्यादा, क्योंकि मुझे वो मेरे लिए, मेरे जीवन में और अपने सब के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा कांड वो मेरे याद नहीं रहे हैं, मेरा मन नहीं करता। लेकिन हम जब आए थे वहां, तो मैं सोया हुआ था, तो उनकी मदर ने कहा कि दुल्हन तेल ली अब्बा ने। क्या बोला उनको? हमें दुल्हन के तेल ले आना, किसी लड़के को कहा। तब मेरे मन में, हम विचारधारा में काम कर रहे थे, मैंने कहा हाँ ये पॉइंट बराबर पकड़ में आया। क्योंकि जब देखने आए थे, हमारा अंजन वाला कहता अपने उधर तो बिलहेर, हम तो मीणा हैं। दुल्हन था, दुल्हन को लड़के केसरिया जी बढ़ा दिया, फिर लड़के उनको ऋषभ देव बढ़ा दिया, और दुल्हन खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये सच्चाई है। सच्चाई को अगर नहीं बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? ऐसा ऐसा हर जगह हुआ है, हर इलाके में हुआ है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। आज इस कार्यक्रम में जितने हमारे जो भाई बहन आए हैं, यहां पर कई बार कहते हैं कि बे एमएलए बढ़िया पेलन हो था, जू बे एमएलए बढ़िया हो कर दूंगा। कई बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूं। आप देश के इतिहास उठा के देख लो, देश के वर्तमान योजनाएं उठा के देख लो। देश के अंदर मानव हित को लेके, एसटी एससी के हित को लेके अगर कोई कानून बना है, वो कानून क्षेत्रीय पार्टियों की मेहरबानी की वजह से बना हुआ है। क्या बोला मैंने? देश के अंदर आदिवासी समुदाय है, एससी समुदाय है, गरीब तबके के किसी भी वर्ग के व्यक्ति के हित के लिए अगर कोई कानून बना है, तो वो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से कानून बना है। आप यूपीए फर्स्ट की सरकार उठा के देख लो, 2004 के आसपास सरकार बनी। आज रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से, रोजगार गारंटी योजना के नाम से कई कांग्रेसी रोटियां सेकते हैं। कैसे आया रोजगार गारंटी अधिनियम? 2004 में यूपीए सरकार बनी, 10 क्षेत्रीय पार्टियों ने मदद की, और साउथ की लेफ्टिस्ट जो सरकार पार्टी थी, उन्होंने डिमांड की कि भारत देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए जो रोजगार देने का काम करे। उस क्षेत्रीय पार्टी की मेहरबानी की वजह से कांग्रेस के पदाधिकारियों के सामने मांग रखी, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये एजेंडा रखेंगे और कानून बनाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से ये रोजगार गारंटी अधिनियम आया 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम किसकी वजह से आया? क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लेफ्टिस्ट की जो पार्टियां थी और सोशल एक्टिविस्ट ने आंदोलन किया दिल्ली में, इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम आया। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2005-6 में जो आया, वो क्षेत्रीय पार्टियों ने उस समय यूपी की सरकार के एजेंडे में जब समझौता हुआ, समर्थन दिया, तब रखा, और उसके बाद आया। क्षेत्रीय पार्टी की वजह से राजस्थान में भी आया। आप सबको, सारे कमल कांग्रेस के नेताओं को, 84 और सागवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। उदयपुर संभाग के सारे सरपंचों को, 84 और सागवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहिए।
चौरासी और सागवाड़ा की जनता ने 2 विधायक चुन के भेजे और राजस्थान के अंदर आज ST/SC बजट का प्रावधान हुआ और 1,000 करोड़ का अलग से प्रावधान हुआ। आज कहते हैं 2 विधायकों ने क्या किया, 2 विधायक चुन के गए, सरकार को समर्थन दिया और हमने मांग रखी थी महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे राजस्थान के अंदर ST/SC के लिए अलग से बजट का कानून आना चाहिए और 2020 में इसके लिए बजट घोषणा हुई और अभी 1,000 करोड़ का बजट का प्रावधान हुआ। कई कांग्रेसी ताली बजा के इसका श्रेय लेते होंगे, उनको इसके इतिहास में जाओ कि ये कानून किसकी वजह से बना। कहते हैं सरकार को समर्थन दिया, ये किया वो किया। हम कहते हैं, कई जने आरोप लगाते पैसों का, हम कहते हैं हम आदिवासी समाज के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान कराया। ST/SC आज इस बजट के अंदर कई सरपंच इस मंच में हो सकता है आए होंगे, उसमें जन सहभागिता योजना जो है वो उस कानून के तहत आई है। आज कोई सरपंच भी 30% अपनी पंचायत का बजट देके 70% बजट ला सकता है। वो 84 और सागवाड़ा की जनता की मेहरबानी की वजह से ये प्रावधान आया। विश्व आदिवासी दिवस 1994 से घोषित हुआ था, यूएन ने घोषित किया था 1994 में, और 2019 में इसकी राजकीय अवकाश घोषित हुआ। 1994 से 2019 में किसकी वजह से? 84 और सागवाड़ा की जनता की वजह से विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित करना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। जो लोग अपने आप को आदिवासी कहना पसंद नहीं करते थे, वनवासी और जनजाति बोलते थे, उनको भी मजबूर होना पड़ा विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित करने का, और बड़े बड़े बैनर लगा देते। मजबूरी है, वो इच्छा से बैनर नहीं लगाते विश्व आदिवासी दिवस पे। आज हमारा समाज अपने आप को कमजोर महसूस करता था। जीवन में एक ही चीज है, स्वाभिमान से जियो। कितनी भी बड़ी दौलत है अपने पास, लेकिन इज्जत और स्वाभिमान नहीं है तो वो दौलत कुछ काम की नहीं है। आज हमारे समाज के साथ, एससी समुदाय के साथ मूंछ रखने पे तलवार है, इसको मारा जाता है। हमारा भाई थोड़ा मजबूत होके चला जाए, उसको मारा जाता है। कौन? सामंतशाही लोग या ऐसी विचारधारा से प्रभावित लोग। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, जिसके नाम पे आप आज ये मूंछें बड़ी करते हो, जिसके नाम पे आप अपने आप को गर्व महसूस करते हो, उस नाम को महान करने का काम भीलों ने किया था, और वो नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की सेना में भील थे, और महाराणा प्रताप के 2 भाई थे, जगमाल और शक्ति सिंह। इतिहास उठा के देख लो, महाराणा प्रताप के साथ उसके दोनों भाई भी नहीं थे, वो भी अकबर की गोद में जाके बैठ गए थे। मानसिंह सेनापति बन के आया था, उसकी कौम का आदमी उसके सामने लड़ने आया था, तो था कौन उनके साथ? हम पढ़ते हैं इतिहास में, देश में एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, ये पढ़ते हम, जिसको महाराणा प्रताप कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप को जो महानता का अधिकार देने का जो आज इतिहास में पढ़ा है, वो भीलों की सेनाओं ने दिलाया है। उन समाज के लोगों को, भीलों को जिंदगी भर आभारी व्यक्त करना पड़े, जरूरत है उनको। वो कर्जा आज वो लोग नहीं उतार सकते हमारे समाज के खून का। कितने लोगों का बलिदान दिया होगा, कितने भील मारे गए होंगे, हमारे पूर्वजों का कितना नरसंहार हुआ था, ये इतिहास समझने की जरूरत है। महाराणा प्रताप के साथ उसके खुद के भाई जगमाल और शक्ति सिंह भी नहीं थे, मतलब उनका परिवार भी उनके साथ नहीं था, तो उनकी सेना में भील थे, और भीलों ने कोई सैलरी नहीं ली थी। आज पुलिस में भर्ती होते हैं या सेना में भर्ती होते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी ये देखते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती हुए थे तो उसमें तनख्वाह नहीं मिल रही थी। वचन दिया था हमारे भाइयों ने, इन गमितियों ने, इन पालों के गमितियों ने, कि हम आपको झुकने नहीं देंगे। किताबी इतिहास को देख के वास्तविक इतिहास से इसको जानो। महाराणा प्रताप जंगल में आए, जंगल में आने के बाद पालों के गमितियों से मिले और कहा, मेरे पास ऐसा संकट आ रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं, मेरे भाई भी चले गए हैं, क्या करना है? भीलों ने कहा, आपको झुकने की जरूरत नहीं, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। तो वचन दिया था भीलों ने, हम सर कटा देंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज महाराणा से महाराणा प्रताप कहलाने लग गए, और वो भी भीलों की वजह से। और आज हमारे भीलों पे अत्याचार होता है। एक भाई बढ़ जाता है, ठाकर थाने में चला जाता है, मुंह चूसी करता है, और हमारे भीलों को कहता है चप्पल बाहर के उतार के आ,
उनको ऐसा इतिहास समझाने की जरूरत है। हमें किसी भी समाज से कोई विरोध नहीं है, हर समाज का सम्मान करेंगे हम, लेकिन सर पे बैठने आएगा वो बैठने नहीं देंगे। वो हमारा खून ऐसा नहीं कहता सर पे बिठाएंगे, नहीं, हाथ थक जाएगा प्यार से बोलेगा, सारी मदद कर देंगे। हर जगह अन्याय होता है, गलत नजरिए से देखा जाता है हमारे लोगों को। आज आरक्षण का देखे, कई हमारे भाई इस विचारधारा आने के बाद कई भर्तियों में बेनिफिट हुआ। कई लोग कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गए, बनने के बाद ट्रेनिंग लेने गए और ट्रेनिंग करके पूरी ट्रेनिंग भी करके नहीं आए, उससे पहले एएसआई बन गए, और वो भी इस विचारधारा की वजह से बने। लेकिन आज थाने में जाके मुंची करते और हमारे भाइयों को डराते। 2016 से लगा के कास्ट पुलिस डिपार्टमेंट की पदोन्नति रुकी हुई थी। विनीता ठाकुर आईजी थी, मैंने विधानसभा में 2 से 3 क्वेश्चन लगाए। हम मिले डेलीगेशन से, मैंने कहा ये पदोन्नति क्यों रुकी हुई है। एक आदमी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग करने गया जोधपुर, और ट्रेनिंग 2 महीने की पूरी करके भी नहीं आया, ऐसा ही बन गया। उसको सपने जैसा लग रहा होगा उस समय तो, लेकिन आज वही भाई थाने में बैठ के हमारे लोगों को डराते। दुख होता है। तो कई ऐसी भर्तियां, ये लोग क्या डरा रहे। मैंने भर्तियों को नजदीकी से देखा, आरक्षण पॉलिसी को नजदीकी से देखा है। एससी समाज के जो भाई आए उनको कहना चाहूंगा मैं विशेष करके, आप 2013, 2016, 2018 राजस्थान ये अधिरथ सेवा भर्तियों का डाटा निकाल के देखो आप, एससी समुदाय को 0 सीट मिली हुई है, और हमारे एससी समुदाय वाले पार्टी का झंडा पकड़ के घूमते रहते जय जय करके। यहां पर एक भाई बैठी हुई रीट का 1167 सीटों को लेकर काकरी डुंगरी वाला घटनाक्रम हुआ। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक तरीके से, और इस घटनाक्रम का इतिहास कितना खतरनाक रहा हुआ। हम लोगों ने कोर्ट का रास्ता दिखाया, हमने चंदा करके, उस समय विधायक नहीं बने थे, चंदा करके जोधपुर भेजे, और जोधपुर से एकलपीठ पे जीत गए, डीबी में हार गए। हमने चंदा करके दिल्ली भेजे सुप्रीम कोर्ट, और इन कमल कांग्रेस के नेताओं को लगा पंचायती राज चुनाव आ रहा है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और उन लड़कों को वापस बुलाया, कलेक्ट्री के बाहर बिठाया, 22 दिन तक डूंगरपुर कलेक्ट्री के बाहर, और कहा इन बच्चों को कि ये दोनों विधायक हैं, ये लोग पास में आए तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। और वो बच्चों ने कहा मेमला साहब आप मत आना, क्योंकि आप आएंगे हमारा काम नहीं करेंगे। मैंने कहा आपका काम होना चाहिए, हम नहीं आएंगे। लेके गए मुख्यमंत्री जी से वहां मिलाया, वापस लाए, फिर उन्होंने काकरी डुंगरी बिठाया, 15 दिन तक काकरी डुंगरी बैठे, तब तक हम कहीं नहीं गए। सेकंड बार फिर पंचायती राज चुनाव आने वाले थे, फिर बैठे, तब हम गए काकरी डुंगरी, और तब पूरी तन मन धन से हमको मदद किया। हम जयपुर गए, उनको लगा ये सारे लड़के उनके साथ हो रहे हैं, उन्होंने कुछ लोग भेज के आंदोलन करवा दिया, और आज पूरे आदिवासी समुदाय को फंसा दिया इधर इधर। 63 मुकदमे दर्ज कर दिए। एक भी कमल कांग्रेस के व्यक्ति का नाम नहीं आया। चुन के गांव से नाम चुन के आदिवासी परिवार की विचारधारा के लोगों को नाम डाले गए वहां। ये क्यों हो रहा है? ये लड़ाई हमारी नहीं है, अपने सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई को 1-2 जनों की नहीं, अपने सबकी लड़ाई है, और जीत होगी सबकी होगी। हमारे समाज को बचाना है, अस्तित्व को लाना है। आज रिजर्वेशन पॉलिसी इतनी भयंकर लागू कर दी है, मैं खुल के बोलता हूं, 2013 की अधिसूचना काला कानून है। हमारे स्थानीय कोई सरपंच साहब आएगा नहीं आए, सुना, उनको भी लेटर लिखा है मैंने। उदयपुर संभाग के सारे सरपंचों को लेटर लिखा है, और जितने जो सरपंच आए आप एक बार प्लीज उस पत्र को जरूर पढ़ना। अगर ये बाबा साहब अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा ये लोग नहीं होते तो हम सरपंच बनने के लायक नहीं बने होते। 1995 के अंदर ये पंचायती राज में 100% रिजर्वेशन हुआ। फिर वो लोग कहते हैं 1995 में बेरोसी शेखावत की सरकार थी, हमने लागू किया, हमने ये अधिकार दिया, तुम्हारे घर से नहीं दिया, संविधान के अंदर प्रावधान था। तुमने 1950 से 1995 तो खाया उसको, और 1995 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसके बाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद पंचायती राज के अंदर 1995 के बाद 100% रिजर्वेशन सरपंच बन रहे हैं। आज कई लोग पार्टियों की बात करते हैं, संविधान के अंदर पार्टी का टिकट का हवाला नहीं है। हमारे लोगों में मानसिकता बना दी है, ये लोगों में नहीं, पूरे देश के अंदर मानसिकता बना दी है, टिकट बढ़ाई एमएलए, टिकट बढ़ाई प्रधान।
संविधान के किसी पन्ने पे टिकट का हवाला नहीं है, संविधान के अंदर मत का हवाला है। लोकतंत्र मत के आधार पे चलेगा, टिकट के आधार पे नहीं चलेगा। कोई एमएलए कहे कि टिकट से एमएलए पे टिकट लगा दे और आदिवासी समाज होने का प्रमाण पत्र मत लगा, देखते चुनाव आयोग का अधिकारी इसको पास करता है, फेल करता है। पार्टी की टिकट लगाने से एमएलए नहीं बनेगा। समाज का सर्टिफिकेट जब तक नहीं लगाएगा तब तक निर्वाचन अधिकारी उसका फॉर्म पास नहीं करेगा। तो ताकत किसमें? समाज में ताकत है, पार्टी की टिकट में ताकत नहीं है। और उनको सिखाना है टिकट से एमएलए नहीं, मत से एमएलए बनते हैं, पार्टी से एमएलए नहीं, समाज की वजह से एमएलए बनते हैं। यह आप लोगों को आने वाले समय में एहसास कराना पड़ेगा, तब ये लोकतंत्र में राजा बन के बैठे हुए इसके बाद जनसेवक बनेंगे ये लोग। हमें जनसेवक चाहिए, राजा नहीं चाहिए। हमें किसी नेता से कोई विरोध नहीं है, आपकी नीतियों से विरोध है। किसी एमएलए मंत्री से हमारा विरोध नहीं है, तुम्हारी आदतों तुम्हारी नीतियों से हमका विरोध है। समाज का सर्टिफिकेट लगाते और लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुंजी है मत। इस वोट के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छे अच्छों के ताले जंग खा जाते हैं। इस लोकतंत्र की चाबी जो है हर 5 साल के अंदर जिस चाबी को सही ढंग से लगाने का अवसर देती है ये भारत देश का संविधान। और इस चाबी को ढंग से लगाओ तो तब ये रोकने का काम नहीं करेंगे, ये तभी आपको दबाने का काम नहीं करेंगे, तभी आपके आरक्षण को बेचने का काम नहीं करेंगे, तब ये जबरदस्ती आप पे नगर पालिका नगर परिषद नहीं थोपेंगे। नगर पालिका पे मैं बोलना ज्यादा नहीं चाहूंगा, बस समय ज्यादा हो गया, वक्ता ज्यादा होंगे। लेकिन जितने जो साथी हैं, एक बार माउंट आबू, हमारे राज्य की सबसे पहली नगर पालिका माउंट आबू है और देश की सबसे पहली नगर पालिका मद्रास है। तो मद्रास तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन माउंट आबू जरूर जाना। माउंट आबू की सिर्फ वादियां और पहाड़ या रोड मत देखना, माउंट आबू के आसपास जो आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, उनकी स्थिति को देखना और जानना कि जब नगर पालिका बनी उस समय कितने लोग थे और आज क्या स्थिति बनी हुई है, उन लोगों की क्या कंडीशन बनी हुई है वो समझना। और यही स्थिति आप आज से 5 साल पहले देखो, उदयपुर से हम बिछवाड़ा जाते, रोड के साइड में हमारे भाइयों के मकान दिखते थे और आज बड़ी बड़ी होटलें दिख रही, वो मकान गायब हो गए। अब आप ही बताओ कि इसी भाई जो जिसका झोपड़ा था उसकी होटल बन गई है कि झोपड़ा हट के होटल बन गई है? बताओ आप मुझे। आज से 5 साल पहले का दृश्य देखो, उदयपुर से बिछवाड़ा के बीच में रोड के साइड में आदिवासी समुदाय के घर थे, उसमें से कितने घर बचे हैं? होटलें बन गई है। फॉरेस्ट के अंदर हम देख रहे हैं, वहां फॉरेस्ट के अंदर अलॉटमेंट हो गई होटल के लिए। एक भाई जो वन विभाग में मकान बना के बरसों से बैठ रहा है, उसको पट्टा नहीं दे रहे। और आज भी चिन्हित कर लो उदयपुर से वहां तक कहां घर बने हुए, और 5 साल बाद देखना वो घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे समाज को कमजोर करने का, दारू पिलाने का, फ्री में देने का कई ऐसी स्कीमें लागू कर दिए। मैं खुल के बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, कहेंगे एमएलए तो गौ बंद करवाने के, हमको 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाता, अच्छी बात है। क्या हो रहा है इससे? मैं विधानसभा में भी बोला था, 17 से 18 रुपयों में पंजाब से खरीदते हैं, परिवहन सहित 23 रुपया राजस्व जाता है। 1 किलो गेहूं 23 रुपए के आसपास हमको यहां मिल रहा है, वो हमारा ही कर जा रहा है, हमारी जब से हमारा राजकोष से पैसा जा रहा है। और 2 महीने तैयार थे गौ आ गई हो, एक होड़ा अपने देसी गौ मिलो ने, एक होड़े पहला मिलो, और 100 महीने बाद इन्हें खुली जो हो कंडीशन था। हमारे बांसवाड़ा की मक्की अमेरिका में जाती है, परिवहन होती है। प्रतापगढ़ का गेहूं मध्य इंदौर में जाता है, गुजरात में जाता है। तो हमको अगर खिलाना है 2 रुपये, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और जहां पर हमारे यहाँ कृषि मंडी खोल के, यहीं गोदाम खोल के, यहीं से क्रय करके यहीं खिलाओ गौ, तो मतलब है हमको। ऐसी योजना है जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आज लोगों को पोषार खिलाया जा रहा है आंगनवाड़ियों के अंदर। आप देखो आंगनवाड़ियों के अंदर पोषार कितना, कैसे क्या मिल रहा है। मैंने मेरे डूंगरपुर जिले का निकाला, मैंने 1 महीने के अंदर 2.5 करोड़ का पोषार आ रहा है, सरकार दे रही है। और पोषार किसको खिला रहे? पशुओं को खिला रहे, बच्चों के खाने लायक नहीं है वो। आदिवासियों के विकास के नाम से जितनी जो योजना आई, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है आज तक का। आदिवासियों के नाम से योजना लागू करके उस पैसे को डकारने का काम किया है।
आप सबको समझने की जरूरत है क्या हो रहा है हमारे साथ। आज जिसके दिवस मनाने के लिए उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी ये समाज जो सो जाएगा। हमारे कई भाई सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लग जाते, नौकरी लगने के बाद चले जाते और समाज को भूल जाते। हमको समझने की जरूरत है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। और ये आरक्षण को लेके एक बड़ी मुहिम छेड़ने की जरूरत है। हमको आरक्षण के नाम से हमको कहते हैं दुकानों मार, आपको तो आरक्षण मिल जाएगा ऐसे ही नौकरी लग जाओगे, लेकिन आरक्षण का बेनिफिट कौन ले रहा है उसको समझने की जरूरत है। 2010 से लगा के अब तक की सारी भर्तियों का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और किस किस भर्ती में किसको कितना फायदा मिला है, आज तक हमको कितना नुकसान हुआ है वो बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे। और फिर कहेंगे कि 2013 की अधिसूचना काला कानून है, धोला कानून है। मैंने खुल के लिखा, पूरे उदयपुर संभाग के सरपंचों को, सारे प्रधानों को, सारे एमएलए को लिखा है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि राजकुमार रोज गलत बोल रहा है। क्यों नहीं कहा भाई? डिबेट करने के लिए तैयार है, आंकड़े के साथ हम आने के लिए तैयार हैं कि 2013 की अधिसूचना और 2013 की अधिसूचना में लागू करने में साइन किस किस के थे आप देखो, किस किस के थे साइन, उनको समझने की जरूरत है। ये लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, नेता बनने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे समाज को एकजुट करने की लड़ाई है। देश के अंदर ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। आज नरेगा के अंदर रोजगार गारंटी अधिनियम यूपी की सरकार लाई, क्योंकि गठबंधन से बनी थी सरकार, क्षेत्रीय पार्टियों का योगदान था, क्षेत्रीय पार्टी की मांग थी। आज फुल प्रेस सरकार बनी है, 33% नरेगा का बजट खत्म कर दिया, ऐसा कानून ला दिया, उसमें ऐसा प्रावधान बढ़ा दिया है। किसी महिला का आधार कार्ड में नाम मंगली देवी है और इसका जॉब कार्ड में मंगली बाई है तो उसका पैसा रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। किसी भाई का आधार कार्ड में रमीला देवी है और उसके बैंक खाते के अंदर रमीला है सिर्फ, तो उसका पैसा रुक रहा है। मतलब आधार कार्ड में भी सेम नेम, आधार कार्ड में भी सेम, जॉब कार्ड में भी सेम और इसके बैंक डायरी में भी सेम होना चाहिए। और बेचारी हमारी महिलाएं आज ये बीसी वाला फाय कहीं जन पिला बैंक में, कहीं जन पंचायत समिति परेशान हो रहे हैं। कई अधिकारी रात को कब जाते, दिन में कब आते हैं, कब जाते पता नहीं है, कोई ऑनलाइन अटेंडेंट नहीं है। लेकिन हमारे भैया अब ऑनलाइन सर्वर, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, नेट उस समय स्लो, उस समय जो उनके जो आईडी बना रखी है, जो ऐप जारी कर रखा है, ऐसा सिस्टम, नाम कट रहे नहीं कट रहे, बेली जन फोटो पाड़ा परेशान कर रखा है। योजना से वंचित रखने का तरीका है ये, हमारे लोगों को रोड पे लाने का तरीका है। अगर क्षेत्रीय पार्टी उस समय नहीं होती, ये कानून नहीं आता, रोजगार गारंटी अधिनियम, और आज फुल प्रेस सरकार अगर नहीं होती तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता। तो इससे आप समझ लो, क्षेत्रीय पार्टी की वजह से हमारा देश बचेगा, हमारी योजना है वो बचेगी और इस देश का अस्तित्व बचेगा। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, ऐसा कानून किसान बीच में लाए, कृषि कानून लाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम अभी ला रहे हैं ये लोग, समान नागरिक संहिता कानून ला रहे हैं, अभी ले आए। हम भी इतने खतरनाक हैं, ऊपर वाले जो मोदी मीडिया परोसती है उसी को देखते हैं। हमारे गांव में भी रिटायर्ड कर्मचारी गांव में बैठे बैठे देखते, ऐसा सिस्टम कर रखा है कि यूट्यूब पे ऐसा आ जाता है, तुरंत उसको देखते ही दिल्ली वही दिखाता है, कहते हैं हमारे मोदी जी चीन से लड़ रहे हैं। अरे भाई चीन से तो लड़ रहे ठीक है, लेकिन देश में क्या हाल कर रहे हैं। बाबा बोलो बागेश्वर धाम वाला सब जानते नहीं जानते, किससे क्या फायदा है। समान नागरिक संहिता अभी लाए, उस कानून से हमको कितना नुकसान है वो पता चला हमको असली मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बाबे आते रहते हैं और हम उसमें खो जाते हैं। हमको देश में समझना पड़ेगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम पे माओवादी नक्सलाइट ऐसे, ये देश का इतिहास उठा के देख लो, जिसने संविधान की बात की, जिसने समाज को जागरूक करने की बात की, जिसने आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात की, उस पे यह आरोप लगाया जाता है ताकि मानसिक रूप से प्रेशर में रहे। ये 2-3 दिन से सारी जो आयोजन कमेटी उसको परेशान क्यों किया जा रहा है, ताकि मानसिक प्रेशर बना रहे, ये लोग मानसिक रूप से कमजोर बने रहे। 2 प्रकार की गुलामी होती है, शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक गुलामी होती है, शारीरिक गुलामी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारा भाई गुजरात में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है ठेकेदार के वहां,
उसने थोड़ा ज्यादा पकड़ा दिया, जा तार काम नहीं करो करना भी जाएगा, उसको पता भी चलेगा, मानसिक गुलामी का एहसास भी होगा, शारीरिक गुलामी का। लेकिन मानसिक गुलामी ऐसी है हमको पता भी नहीं चलता है। हमारे लोगों को ऐसा ऐसा मानसिक गुलाम बना दिया है, ऐसी ऐसी चीजें डाल दी है। कई बार कहते हैं आसुरा हजार बोले न कई गणा बकरी से आना बोले एक शब्द सेट मतलब कथन सेट की दियो ने આપણે પેલ સમાહાન દાડે સાટા પડવા બાદ દહાન કે આપણે જે બળદ રહી ગઈ હામાં તમા કે કૂટાઈ જતા તે હેંગડું ભાંગી જાય થોડુંક પછી આના હેંગડામાં કીડા પડી જાય કે નહીં પડી જાય? कीड़ा पड़वा बाद भी बड़द ने कोई फर्क नहीं पड़े, बड़द अड़ाहड़ पिलाहड़ सर्जे करे आंखों का आगे फरेगा, कुछ पता नहीं चलता इसको। लेकिन उसका मालिक उसकी भलाई के लिए सोचता है ये बड़द मर जाने वाला है, आने वाले समय में डॉक्टर को बुलाता है, रस्सी से बांधता है कहीं अच्छी जगह पे और फिर दवाई डाल के मैं रूर नाकी ने करे किम करे बेन बेप होगी, ठीक है नहीं ठीक है। और आना बाद इन्हें ठीक करें, ठीक करवा बाद छुड़ी दी आना मालिक ने बड़द दुश्मन वजन करे और बड़द दौड़े आना मालिक वाले 1-2 महीने तक आना मालिक ने दिखी जाए दौड़े तरत पर आना मालिक ही तेने ठीक करवा बदले दवाई नाखी थी क्योंकि इन्हें दिमाग में कीड़ा पड़ी गया था। तो इस चीज है आपड़ी भी हमें भी जिन्हें दिमाग में मानसिक गुलामी ना कीड़ा पड़ी गया है अनंत दवाई नाखी ठीक करा अटले ये पेला ढावजो ठीकी से दुश्मन नहीं करे मन, उस मालिक ने उस बड़द की भलाई के लिए, उसके भविष्य सुधारने के लिए, उसका जीवन बनाने के लिए उसको पकड़ के बांध के इसके कीड़े निकालने का काम किया था। लेकिन वो बड़द उस मालिक को दुश्मन समझता है। इसी तरह हमारे साथ भी यही स्थिति है, इन बड़दों को ठीक करने का काम कर रहे हैं लेकिन वो दुश्मन समझ रहे हैं। पर एक दिन आएगा उस बड़द को भी पता चलता है इस मालिक ने मेरे को बचाया, और यही दिन आएगा आने वाले समय में वो नेता नहीं समझेगा, उसका बच्चा जरूर समझेगा, उसका बच्चा नहीं समझा उसका पोता जरूर समझेगा। इसलिए चिंता करवाने जरूरत नहीं, कई बड़द हिंगड़ा नागड़ा पलाड़ा करेंगे आपने कहीं नहीं करवा, अपना से बड़द आज खबर नहीं काल टाइम खबर जरूर पड़े। आपको किसी से नहीं लड़ना है, हमको वैचारिक लड़ाई लड़नी है, हमें तरीके से लड़ना है, हमको संवैधानिक हक अधिकार उस तार्किक बातें से डिस्कस डिबेट करनी है। मैंने कई बार बोला है संभाग लेवल पे एक कमेटी या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामूहिक रखी जाए, संविधान को लेकर आरक्षण को लेकर खुली डिबेट की जाए। हम गलत थे, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि इस मुद्दे पे आप गलत हो। आदिवासी समुदाय के सारे नेताओं की, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या हमारा हो या बीटीपी वाला कोई इधर हो, बीटीपी का क्या मामला है भाई? पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है। अपन बीटीपी से नहीं थे, बीटीपी अपन से थी। पार्टी सिस्टम समाज पे हैवी नहीं होने देना है। मैंने कहा संविधान के अंदर पार्टी और टिकट का हवाला नहीं है, मत का हवाला है, गणतंत्र का हवाला है। इसलिए इन भाइयों को भी समझाना है, आप भी सुधर जाओ, साथ में आ जाओ, साथ में मिलकर काम करो। हमें उनसे भी कोई लड़ाई नहीं करनी है, समाज तय करेगा क्या करना है। ये मंच नेता तैयार करने, एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं बनाया है, समाज के अस्तित्व को, और जो सच्चा होगा, जो सही होगा, उसको समाज अपने आप तय करके आगे भेज देगा। और मजा नहीं हमारा, मैं विधायक बना उस समय भी 32-33 की कमर थी, आज भी 32-33 की कमर है भाई। कौन हमने समझता कि एमएलए बड़ी जगह मस्त गाड़ी जरूर आनी है, मैं मकाने बना जुए, लेकिन कमर कोई नहीं, पसीना आता। बनना बड़ी बात नहीं, बन के निभाना बड़ी बात है। बनना बड़ी बात नहीं है, बन के निभाना बड़ी बात है। क्योंकि समाज जागृत हो गया और जागृत करने का काम अपन ने ही किया है। आज अपन गलत करेंगे तो अपने भी कपड़े फाड़ेगा समाज। आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को पता चलने वाला है। और मैं एक बात को कह के ये विराम दूंगा, हम आज हमारे पूर्वजों को दिया अगरबत्ती करते हैं। ओली दिवाली आवे इन्हें अचुल मेटो खावा बनाव जुए पूजा कणी दिन मीट भी बनाव जुए, पहल धार दिन मीट है थोड़ा बटको नाकी पसे अपने खाओ। क्यों करते हैं? हमारे पूर्वजों का मान सम्मान हमारे पूर्वजों को इसलिए पूछते हैं कि इन पूर्वजों ने अपना अस्तित्व बचाया, इन पूर्वजों ने हमको जमीन जायदाद निकाल के दी, इसलिए उनकी दीवा अगरबत्ती करते हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारी पीढ़ी अपन को दीवा अगरबत्ती नहीं करेगी, और पतो पड़ेगी उन्हें सिरो बाप सिवेत उकाड़ी नागी देगा सिटी है नागे का खबर है। वो पढ़ेगी, इतिहास को समझेगी, जानेगी और देखेगी कि मेरे परदादाओं ने तो इस देश को, हमारे अधिकारों को बचाने का काम किया था।
लेकिन मेरे दादा और मेरे फादरों ने साले इस पार्टियों के पीछे घूम घूम के इस हक अधिकार को खत्म कर दिया, तो हमारा अगरबत्ती दिया नहीं करेगी। मरने के बाद भी शांति नहीं मिलने वाली है जो गलत है उनको, तो अगरबत्ती दिया नहीं करेगी। वो पता चल गया इंज समाधि है, इंज सिरप वापसी है, ना कीजिएगा क्या ले जाएंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए हर समाज, हर व्यक्ति, हमारे पूर्वज भी हमारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए लड़ते थे। हर समाज आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता है, लेकिन हम तात्कालीन सोच रहे हैं, वर्तमान में सोच रहे हैं। कई ऐसे संगठन देखे हमारे आदिवासी समाज के अंदर, 5 साल समाज की बात करते, चुनाव आते कमल कांग्रेस के झंडे उठा लेते। कई हमारे ऐसे भगत भी हैं। भक्तों के लिए विशेष कहना चाहूंगा, 1-2 महाराज मेरे नजर में आ गए। भक्ति हमारा शानदार थी, हमारा समाज इतना शानदार था। भक्ति के अंदर अभी सोनार माता कांड हुआ, दामा परिवार की कुल देवी, और कहा कि अपने भक्ति नो झंडो पाड़ी नाकचोने सोरे, और हमारा हेत्ता महाराज एसडीएम ने, कलेक्टर ने ज्ञापन अलवा सतारी जा और नारा लगाने हमारी भक्ति के झंडे का अपमान हुआ, हम झंडे का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। क्या नारा लगा रहे? झंडे का, हमारी भक्ति के झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। आप ही बताओ, भक्ति में झंडे का महत्व है कि नेजा और ध्वजा महत्व है? हमारी भक्ति में नेजा और ध्वजा है, झंडा नहीं है। हमारी भक्ति में दाम धूणी थानक का महत्व है, मंदिर का महत्व नहीं। जो महाराज ही बतराड़वान, हमारे गोविंद गुरु महाराज हो, संत सुरमार महाराज हो, या मावजी महाराज के जितने भी जो गीत है, जो भजन है, उसमें कहीं पर भी झंडे का हवाला नहीं है। नेजा और ध्वजा नी वैल्यू, भक्ति में झंडा नी वैल्यू नहीं है। ये महाराजों के लिए बात थी। इन्हीं बात को विराम करते हुए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमको बच्चों को तार्किक शिक्षा देनी है, खाई पेन काटा करवा है मजबूत, और जल जंगल, और मैं हाईवे के आसपास वालों को कहना चाह रहा हूं, भूखे मर जाओ चलेगा, लेकिन जमीन बेचने का काम मत करना। भूखे मर जाओगे चलेगा, जमीन बेचने का काम मत करना। कुछ लोग ऐसे अपने इलाके में काम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस वाला हो, जमीन वाला है, दलाली का काम, कहते हैं तू यार देख लेते उसका ये खेत अच्छा है, और कहते हैं एक फर्स्ट क्लास गाड़ी है तो ले ले, तार मत कई बस तो हो जाएगा, गाड़ी दिला देते हैं डाउन पेमेंट भरवा के, फिर किस्त चढ़ जाती 3-4, फाइनेंस वाला परेशान करते हैं, कहते हैं यार एक ग्राहक आप जो यहाँ खेतर काटी दे, तार काम था ही जाएगा। ये हो रहा है हाईवे के आसपास। पूरी पॉलिसी के साथ तरीके से हम लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे भ्रमजाल में नहीं फंसना है, क्योंकि हमारा समाज बहुत भोला समाज है। इस मंच से अगर कोई मैं अगर झूठ भी बोल लूंगा मान लेता, इतना भोला समाज है हमारा। और इस भोले समाज के साथ आज तक ठगा गया है, नेताओं ने भी ठगा, ठेकेदारों ने भी ठगा, सबने ठगा है। हर वक्त हम हमारे साथ ठग रहे। तो इसलिए कह रहा हूं, भूखे रह जाओ चलेगा, लेकिन जमीन बेचने का काम मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। धन्यवाद, जोहार।